So today our topic is humoral immunity. Humoral immunity का मतलब क्या होता है? When an extracellular antigen like bacteria, virus or any other foreign protein, it enters the body, it is ingested by the macrophages and partially digested. जब भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर बाहर से कोई भी एंटीजन आता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन एंटर करता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन प्रोटीन जो एंटर कर जाए बॉडी के अंदर, सबसे पहले वो डाइजेस्ट होता है, टूट जाता है। कौन तोड़ता है उसको? मैक्रोफेजेस तोड़ते हैं। मैक्रोफेजेस आर द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट्स व्हाई व्हाइट ब्लड सेल्स को हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। नाउ जब वो एंटीजन टूट गया, इट बिकम्स processed antigen. The processed antigen with the macrophage then binds to the receptor on the T lymphocyte. अब क्या हुआ? सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन आया था, बॉडी ने उसको डाइजेस्ट करा मैक्रोफेजेस ने। अब जब उस एंटीजन के साथ मैक्रोफेजेस आपस में आके जुड़ गए, बाइंड हो गए, सो मैक्रोफेजेस इट देन बाइंड टू दी विद द एंटीजन, इट गेट बाइंड्स टू द रिसेप्टर। और कहाँ है ये रिसेप्टर? ये टी लिम्फोसाइट पर है। अब इसको हम किसी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये बाहर से कोई भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन आया, इस एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे मैक्रोफेजेस आ गए और इसके साथ आकर चिपक गए, जुड़ गए, बाइंड हो गए। आफ्टर दिस ये ब्लू वाला जो आपको एंटीजन नजर आ रहा है, ये डाइजेस्ट हो जाएगा एंड वी हैव द लिम्फोसाइट्स। मान लेते हैं कि दिस इज अ लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट के ऊपर देयर इज अ रिसेप्टर, एक रिसेप्टर है इसके वॉल्स पे। अब ये प्रोसेस्ड एंटीजन जो है विद the macrophages, it goes and it binds to the receptor where on the T lymphocyte. So the processed antigen with the macrophage then bind to the receptors on the T lymphocytes, activating the helper T cell. अब जैसे ही ये एंटीजन यहाँ आकर बाइंड हुआ, सो मेरे जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये एक्टिवेट हो गए। The T4 cells या helper T cells then they activate the B lymphocyte. In turn क्या करेंगे? ये जो T lymphocytes है या helper cells है, that is the T4 cell, ये further B lymphocytes को activate करेंगे और उनको proliferate करवाएंगे। proliferate मतलब B lymphocytes में अच्छी growth करवाएंगे, उनके अंदर ऐसी specialization हो जाएगी growth की and transformation show करेंगे into the memory B cell and the plasma cell. सो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गए, T4 सेल्स ने एक्टिवेट कर दिया, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हेल्पर टी सेल्स आल्सो। और बी लिम्फोसाइट जब हमारे मैच्योर हुए, एक्टिवेट हुए, देन दे प्रोलिफरेट और वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसके अंदर? मेमोरी बी सेल्स के अंदर एंड दी प्लाज्मा सेल्स के अंदर। The plasma cells secrete large quantities of the antibodies into the general circulation. सो जो प्लाज्मा सेल्स होंगे वो हमारी बॉडी के नॉर्मल ब्लड के अंदर, नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज को डालेंगे। वेयर एज व्हाट विल हैपन टू द antibodies, and what are antibodies basically? So the antibodies they circulate in the gamma globulin fraction. जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन के अंदर सर्कुलेट होती है। That's why antibodies are also called immunoglobulins. Immunoglobulins को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है IG. So antibody सर्कुलेट हुई गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन में प्लाज्मा की, and therefore it is called the immunoglobulins. So we can understand the name of the immunoglobulins by the name itself. कि immuno मतलब कि yes, they are providing the immunity, that means the antibody, and the globulins are the that they are circulating in the globulin fraction of the plasma. Now there are 5 classes of Ig, that is immunoglobulin, namely IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. इसको याद करने के लिए हम एक बेसिक निमोनिक बना लेंगे कि IGs कितने टाइप की होती हैं. So remember it is of game and D. G, A, M, E and the D. So there are 5 types of immunoglobulins. सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट यू हैव टू स्टडी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है?
जब भी अभी भी आजकल वैक्सीनेशन हो रही हैं या जो भी कोविड के कंसीडरेशन में अगर हम देखें, सो प्लाज्मा थेरेपीज एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट इंटरवेंशंस इन द मेडिकल साइंस। सो व्हाट इज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स? प्राइमरी का मतलब जो चीज पहले हुई, सेकेंडरी जो चीज बाद में हुई। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्कूल में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले वो प्राइमरी स्कूल में है, धीरे धीरे वो प्राइमरी से सेकेंडरी क्लासेस की तरफ मूव करता है। हियर ऑल्सो द सेम थिंग इज अकरिंग, दैट व्हेन द एंटीजेंस आर एनकाउंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में पहली बार एंटर करा है, then it is called the primary response, in which low level of antibodies can be detected in the blood आफ्टर अबाउट 2 वीक। दो मतलब मान लीजिए कि आज के टाइम पे कोई भी आज हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर कर गया, पहली बार एंटर करा है, सो इट इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। एंड जो एंटीबॉडीज है बॉडी में बनना थोड़ी देर बाद शुरू होंगी, अबाउट 2 वीक्स के बाद, और वो भी थोड़ी बहुत ही बनेगी। Although the response may be sufficient to limit the antigen, the antibody level then fall। ठीक है, कम एंटीबॉडीज बनी, ओके, लेकिन मे बी वो एंटीबॉडीज जो कम भी बनी वो सफिशिएंट थी एंटीजन को लिमिट करने के लिए, ग्राम उसको इन्फेक्टिविटी को रोकने के लिए। एंड एंटीबॉडी लेवल उसके बाद कम हो जाएगा जैसे ही हमारा जो भी एंटीजन है वो डिस्ट्रॉय होगा। सेकेंड एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन प्रोड्यूसेस द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अगर कभी भी उसी सेम एंटीजन का सेकेंड एक्सपोजर हुआ, second exposure of the same antigen, it produces the secondary response in which there is a rapid response of the memory B cell। प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडी बनाई, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रोल आता है मेमोरी बी सेल का। जो मेमोरी बी सेल्स हैं, जब भी सेम एंटीजन दोबारा एनकाउंटर करेगा बॉडी में, सो उसके कोई भी सिम्टम शो करने से पहले ही वो हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाएंगी कि इतना ज्यादा बॉडी के अंदर कोई भी फिजियोलॉजी में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी। So the second exposure to the same antigen produce a secondary response in which there is rapid response by memory B cell, resulting in marked increase in the antibody production, and it declines more slowly। बहुत देर तक एंटीबॉडीज रहेंगी बॉडी में, यहाँ पे रैपिडली खत्म हो गई थी एंटीबॉडी लेवल, देन फॉल, बट हेयर इट विल डिक्लाइन मोर स्लोली। It consists of mainly IgG type of antibody and have high affinity for the antigen। IgG एंटीबॉडीज होती हैं बेसिकली जो कि सेकेंडरी एक्सपोजर के टाइम पर काम कर रही होती हैं। द सेकेंडरी रिस्पॉन्स it can may overcome a potential pathogen before it can cause a symptom of the infection। जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है हमारा, वो इतना ज्यादा रैपिड है, इतना ज्यादा फास्ट है कि जो भी वो पोटेंशियल पैथोजन एंटर करे है, वो कोई भी सिम्टम शो करे इन्फेक्शन के, उससे पहले ही उसको ओवरकम कर देता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स उससे पहले ही आ जाता है। दैट इज इट प्रोवाइड एक्वायर्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो मतलब एक्वायर्ड का मतलब कि हमें पहले कोई बीमारी हो गई थी, प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया था, तो मेमोरी बी सेल्स में मेमोरी स्टोर हो गई। एंटीबॉडी मतलब कि कोई भी सिम्टम आने से पहले इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज का रश हो गया है कि जो भी एंटीजन आया वो डिस्ट्रॉय जल्दी हो गया। और इन दोनों चीजों की वजह से हमें इम्यूनिटी मिली, सो दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन में अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड इन द वैक्सीनेशंस आल्सो। जैसे कि आजकल कोविड में पहले डेड एंटीजन को, डेड कोविड वायरस को डाला जाता है, उससे हल्का फुल्का प्राइमरी रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर एंटर जो है थोड़ा दिखने लगता है। धीरे धीरे जब भी वो दोबारा होगी बीमारी, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद होगी नहीं, जब भी सेकेंडरी एक्सपोजर होगा, देन व्हाट विल हैपन कि हमारी बॉडी जो है वो कोई भी सिम्टम शो करने से पहले इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बना देंगी और बहुत लंबे समय तक एंटीबॉडीज रहेंगी कि वो कोविड की जो इन्फेक्टिविटी है, जो उसका इन्फेक्शन का रेट है, वो थोड़ा डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी, इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, right? We are getting the immunity from the antibodies, and antibodies just circulating in the gamma globulin fraction of the plasma. That's why this is called the humoral immunity. Now the next topic is RH incompatibility। RH incompatibility का मतलब क्या है? हम लोग ब्लड ग्रुप सुनते हैं, A, B, AB, O, and these are the four basic blood groups। लेकिन इनके साथ हम हमेशा सुनते हैं A पॉजिटिव, B negative, O positive, O negative, AB positive, AB negative। So what is this positive and negative thing?
एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर मान लेते हैं कि किसी दो दो पेशेंट है, अ पेशेंट रिक्वायर ए पॉजिटिव ब्लड, और अगर हम उसको देख लेते हैं कि ठीक है हमारे पास ए नेगेटिव है, ए तो मैच कर रहे हैं, हम उसको ब्लड दे देते हैं, इट इज सो रिस्की। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इन दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। सो ये सारा कंसेप्ट आर एच इनकम्पैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है। The RH incompatibility is what? The RH antigen is called D. जो RH का एंटीजन होता है इसको हम D कहते हैं, एंड इट्स एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटी डी। ऑब्वियसली जो इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी उसकी एंटीबॉडी को कह दिया एंटी डी। इन द RH सिस्टम, RH एंटीबॉडीज आर ऑफ IgG टाइप। RH सिस्टम के अंदर भी ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो सिस्टम है, इसमें भी जो RH एंटीबॉडीज है, मतलब जो एंटी डी एंटीबॉडीज है, दे आर ऑफ IgG टाइप, एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर बेस्ट एट द बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस वो एक ऑप्टिमम कंडीशन है फॉर द होम्योस्टेसिस। Therefore, RH antibodies are also called warm antibodies. Why they are called warm antibodies? Because they are working best, they are occurring best, the reaction is occurring best at the body temperature. So these are called the warm antibody. These antibodies being IgG type can cross the placenta. अब हमने पढ़ लिया कि जो एंटी डी वाली हमारी एंटीबॉडीज हैं ये आईजीजी टाइप की होती है। अगर ये आईजीजी टाइप की है सो इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इजीली। अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है सो ऑब्वियसली अगर मदर है तो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसमिट होगा, बेबी से मदर में भी हो सकता है। ठीक है, सो जब एक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी इस एंटी डी की, कि मान लीजिए मदर के अंदर एंटीबॉडीज हैं अब बेबी में नहीं है, या जो भी कंसीडरेशन है, जब भी मिक्सिंग हो जाएगी आपस में, मिक्सिंग क्यों हो रही है? क्योंकि भाई आईजीजी टाइप की जो एंटीबॉडी इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। सो जब भी मिक्सिंग हो जाएगी then it is called the RH incompatibility. RH negative individual anti-D antibodies are not naturally present in the plasma. So RH negative individual वो हैं जिनके प्लाज्मा के अंदर एंटी डी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। सो अगर एंटी डी एंटीबॉडीज या फिर RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, दोज इंडिविजुअल्स आर RH नेगेटिव। लेकिन but the production of the anti-D antibodies in these RH negative individuals may be evoked. अगर कोई RH नेगेटिव है इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी एंटी डी एंटीबॉडीज आर नॉट देयर, लेकिन कुछ अलग मैकेनिज्म्स या कुछ फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि उनकी बॉडी के अंदर भी एंटी डी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाए। नाउ व्हाट आर द कॉजेस, या क्या क्या फैक्टर हैं? फर्स्ट, ट्रांसफ्यूजन विद द RH पॉजिटिव ब्लड। RH पॉजिटिव मतलब जिसके ब्लड के अंदर, जिसके प्लाज्मा के अंदर RH की एंटी डी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ठीक है, सो अगर मैंने किसी RH नेगेटिव इंडिविजुअल को RH पॉजिटिव वाले का ब्लड चढ़ा दिया, ट्रांसफ्यूजन हो गई, देन ऑल्सो RH नेगेटिव की बॉडी के अंदर एंटी डी एंटीबॉडीज का आना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। सेकेंड इज एंट्रेंस ऑफ डी पॉजिटिव आरबीसी फ्रॉम RH पॉजिटिव फीटस। एंट्रेंस ऑफ डी पॉजिटिव आरबीसी। डी पॉजिटिव आरबीसी का मतलब क्या है कि जो मेरा बेबी है, जो भी यूट्रस में बेबी है, दैट इज RH पॉजिटिव। अगर RH पॉजिटिव फीटस है सो उसकी बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड में ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स इज द आरबीसी। आरबीसी की वॉल्स के ऊपर RH एंटीजन दैट इज डी होगा। अगर डी है और वो एंटर कर जाता है मदर के अंदर RH नेगेटिव के अंदर, देन ऑल्सो इट इज सो डेंजरस into the maternal circulation of the RH negative mother. So पॉजिटिव नेगेटिव है, देन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। क्यों हो सकती है, कैसे होगी? आरबीसी जिसपे डी एंटीजन था, इट मे पास द प्लेसेंटा फ्रॉम द fetus टू द मदर either during pregnancy or small amount of the fetal blood leaks into the maternal circulation at the time of delivery. So क्या हो सकता है कि या तो प्रेगनेंसी के टाइम या फिर जब डिलीवरी हो गई है बेबी की, ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी क्या हुआ
कि थोड़ा बहुत मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर फीटल का जो ब्लड है वो लीक कर गया, इसके थ्रू फैल सकता है, क्योंकि फीटल इज पॉजिटिव, जिसमें डी एंटीजन थे, it the RBC they are containing the D antigen, and we know the antigen antibodies they are of IgG type. IgG type की खासियत ही है, it can pass the placenta, ठीक है, then it is passing from the fetus to the mother, maybe either during the pregnancy or after the at the time of the delivery, when small amount of the blood it get leaks into the maternal circulation. Then the mother respond by forming anti-D. अगर मदर की बॉडी में डी एंटीजन एंटर कर गया, सो ऑब्वियसली मदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। मदर इस डी एंटीजन को एक फॉरेन प्रोटीन की तरह समझेंगी, एक एंटीजन की तरह समझेंगी। सो द मदर रिस्पॉन्ड बाय फॉर्मिंग द एंटी डी विच रिटर्न टू द फीटल सर्कुलेशन। अब मदर की बॉडी में एंटी डी बनी, मतलब डी को डिस्ट्रॉय करने वाली एक एंटीबॉडी बनी, जो कि वापसी फीटल सर्कुलेशन में चली गई। और फीटल तो भाई नॉर्मली डी पॉजिटिव था, हमें जरूरत ही नहीं थी फीटल के अंदर किसी भी तरीके की एंटीबॉडी की, लेकिन क्योंकि मदर ने रिस्पॉन्स शो करके एंटी डी बनाई, ये एंटी डी बॉडीज ने जाकर फीटल के डी एंटीजन को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, द एरिथ्रोसाइट्स दैट इज द आरबीसीज ऑफ द बेबी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। अगर वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए, इट इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इट इज सो डेंजरस कंडीशन जब जो बच्चा है उसके फीटल के जो आरबीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सो दैट इट मे डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसीज। Now, since the sensitization of the Rh negative mother by carrying the Rh positive fetus generally occurs at birth, the first child is usually normal. देखा गया है रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली, सेंसिटाइजेशंस के बेसिस पर, कि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो यूजुअली नॉर्मल होता है। हाउएवर सीरियस रिजल्ट हो सकते हैं सेकंड या लेटर प्रेगनेंसीज में, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द मदर, राइट। सो नाउ इफ द मदर हैज बीन इम्यूनाइज्ड प्रीवियसली, अगर मदर को पहले ही इम्यूनाइज कर दिया जाए बाय द RH पॉजिटिव ट्रांसफ्यूजन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, चाहे चाइल्डहुड में, चाहे चाइल्डहुड में हो या किसी भी टाइम हो, सो इट इज अ डेंजरसली हाई रिस्पॉन्स में अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी। मान लीजिए कि बचपन में मदर जो थी, जब वो छोटी थी तो उसके कहीं चोट वगैरह लगी, कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, और उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया गया, जो ट्रांसफ्यूजन करवाया गया गलती से RH पॉजिटिव हो गया, सो मदर की बॉडी के अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली ज्यादा एंटीबॉडीज बनेगी, तो एंटी डी एंटीबॉडीज बचपन से ही बनी हुई थी। अब जब बेबी आया तो उसमें क्या हुआ, वो एंटी डी बॉडीज जो थी वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में चली गई, फीटस में जाकर एक बहुत ज्यादा, फर्स्ट प्रेगनेंसी भी इवन बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई। सो द चेंजेस इन द फीटस आर टर्म्ड एज हीमोलाइटिक डिजीज। हीमोलाइटिक मतलब ब्लड आरबीसी को तोड़ने वाली, लाइटिक करने वाली डिजीज, बिकॉज दे आर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी बाय मैटरनल एंटी डी एंटीबॉडीज। ABO incompatibility rarely produce hemolytic disease. अगर ABO मतलब अगर बेबी जो है वो बी है, बी पॉजिटिव बी है ब्लड ग्रुप, या ए है ब्लड ग्रुप, मदर का जो है उसके ऑपोजिट है, मैचिंग ब्लड ग्रुप नहीं है, तब चल जाएगा। तब इसलिए चल जाएगा क्योंकि इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं, बिकॉज द अल्फा एंड द बीटा एंटीबॉडीज आर ऑफ IgM टाइप। हमने पढ़ा कि इम्यूनोग्लोबुलिन 5 तरीके के थे, GAMED। सो अगर IgM एट कैनॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, सो अगर नहीं भी है, इनकम्पैटिबिलिटी भी है, तब भी इट विल रियली प्रोड्यूस द हेमोलाइटिक डिजीज। बट अगर RH incompatibility है, because it is of IgG type, it can pass through the placenta, it can cause severe destruction in the RBCs of the fetus, and this is the hemolytic disease. Now the next topic is functions of WBC. व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं बॉडी के अंदर अलग अलग फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये फैगोसाइटोसिस शो करते हैं, मतलब जब भी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आता है या कोई भी बाहर का फॉरेन प्रोटीन पार्टिकल आता है, सो न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल है जो वहां पर जाएंगे और उस बैक्टीरिया को किल करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, तोड़ेंगे।
They have been thus called body's first line defense against the bacterial infection. तो अगर कहीं पर भी बैक्टीरिया गया बॉडी के अंदर तो सबसे पहले वहां पर न्यूट्रोफिल्स पहुंचेंगे. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म. नाउ दीज न्यूट्रोफिल, इनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फीवर प्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं. And that type of the substance which increases the fever is called endogenous pyrogen, which is an important mediator of febrile response. Febrile मतलब feverish, fever आ जाएगा, to the bacterial pyrogen. So maybe temperature इसलिए rise हुआ क्योंकि अगर बैक्टीरिया है, प्रोटीन की वॉल्स हैं, कैप्सिड वगैरह डिफरेंट थिंग्स आर देयर, इट विल गेट डिस्ट्रॉय एट द हाई टेम्परेचर, डीनेचर हो जाएगा. Next type is the eosinophils. The eosinophils, they also show the phagocytosis. Eosinophils जो है ये कहीं पर भी अगर एलर्जी होती है तो वहां पर कलेक्ट हो जाते हैं और हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को लिमिट करते हैं, कम करते हैं. मतलब अगर कहीं एलर्जी हुई, वहां जलन होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, उस चीज को लिटिल बिट कम करते हैं. They attack the parasites that are too large to be engulfed by phagocytosis. ये उन वाले पैरासाइट्स को भी अटैक करते हैं जो कि काफी लार्ज है, जो कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू एनगल्फ करना मुश्किल है. थर्ड टाइप इज बेसोफिल्स. बेसोफिल्स जो हैं ये माइल्ड फेगोसाइटोसिस शो करते हैं, लिटिल बिट ऑफ द फेगोसाइटोसिस, बट दे लिबरेट हिस्टामिन and they also liberate heparin. So remember in the basophil कि आपको H square पता होना चाहिए, मतलब कि they liberate the histamine and they liberate the heparin. Histamine जो है ये एलर्जी को बढ़ाएगा, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस करवाएगा, and heparin जो है we know that it act as a anticoagulant and it keep the blood in the fluid state in the body. So जो blood है वो coagulation नहीं होगी, ज्यादा fluid state में रहेगा. जो ब्लड गाढ़ा है, विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी को लिटिल बिट कम करेगा हेपारिन. नेक्स्ट इज द लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट हमने पढ़ लिया, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स आर देयर, सो दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, दैट इज द इम्यून सब्सटेंसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ द WBC. The active phagocytosis, monocytes follow the neutrophils in the area of infection or inflammation and constitute a second line defense. सबसे पहले कहीं बैक्टीरिया एंटर करा या कोई भी पैथोजन एंटर करा, देन न्यूट्रोफिल्स वहां पर पहुंच जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स वहां जाकर क्या करेंगे, सबसे पहले उसको, इस एरिया को इन्वेड करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे, इंजेस्ट करेंगे उस एंटीजन को और वहां डिस्ट्रॉय करेंगे, फेगोसाइटोसिस शो करेंगे. Just after the neutrophil, the monocytes reach there at the site of the infection. और क्योंकि ये न्यूट्रोफिल के बाद गए हैं, जस्ट बाद गए हैं, it is called the second line defense of the body. Monocytes, they enter the circulation from the bone marrow. Monocytes circulation में आते हैं bone marrow से निकलकर, after the 72 hour they enter the tissue to become tissue macrophages. So यही monocytes जब ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर अलग अलग टिश्यूज के अंदर पहुंच जाते हैं सर्कुलेटेड फॉर्म में, देन दे बिकम द टिश्यू मैक्रोफेजेस. Monocytes may also kill tumor cells after sensitization by lymphocyte. So they are also used in controlling of the tumors and the cancers.